Good morning, all of you. Am I audible all? बहुत से स्टूडेंट अभी भी नहीं आए बेटा. Good morning, रोहिणी, ऋतिक. Good morning, प्राची. Good morning, नीलय, खुशी. Good morning, सोनल. Good morning, निम्पल, मुस्कान, साकिब, अस्मिता. Very good morning to all of you. Okay. तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज का हम लोगों का जो चैप्टर है, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर. वेरी गुड. दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन. ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा. तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कंसेप्ट है, वो हम लोग देखेंगे. आपको याद होगा कि हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म हमने देखे थे, वहां पे न्यूरॉन की हेल्प से नर्व इम्पल्सेस जो पास होते हैं, तो वो बहुत फास्टली होता है, बट बहुत थोड़े समय के लिए होता है. लेकिन यहाँ पे कुछ केमिकल्स, जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, तो हार्मोन की वजह से जब हमारा बॉडी में कुछ कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म होता है, तो वो बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है, बट बहुत लंबे टाइम तक के होता है, लॉन्ग टर्म तक के होता है. ओके. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होंगी, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस ग्लैंड में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो हमारा ब्रेन, अब ये ब्रेन का पिक्चर ऊपर क्रॉप हो गया है. ठीक है. ब्रेन में आता है हाइपोथैलेमस. अभी क्रॉप नहीं हुआ है, एक्चुअली हाइपोथैलेमस यहाँ पर है. ओके. तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये जो दिख रहा है, ये हो गया हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बाद ये वाली जो ग्लैंड आप देख रहे हो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद फिर इधर जब आएंगे तो ये है थायराइड ग्लैंड. डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म्स जो है उसको कंट्रोल कर रहा है. साथ ही साथ यदि हम देखें तो किडनी में यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है. यहाँ पे हार्ट जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो सिक्रेट कर रहा है, वो भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है. जो गोनाड होता है, टेस्टिस और ओवरी, ये भी एक्ट करता है एज अ ग्लैंड. तो इस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट है. ठीक है. मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क का सिक्रेशन कर रहा है. ओके. क्या हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क सिक्रेट करेगा. तो इस तरह से इतने सारे टाइप की ग्लैंड्स जो हैं, इनका रोल क्या है, सिक्रेशन क्या है, कैसे काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर देखेंगे. बट सिक्रेशन जो होगा वो क्या होगा, हार्मोन्स. तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड और उसका जो सिक्रेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, हार्मोन. तो इसका रोल क्या होता है, तो हार्मोन जो है एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, जो एक्ट करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, और जितना जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस होगा. अब ये थोड़ा इमेज जो यहाँ पर ब्लर हो गया है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक पर्सन की इमेज में आपको एक एक चीज दिखाई देती थी. ओके. तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है. हाइपोथैलेमस,
पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बेस मतलब बैक साइड में हमने पिनियल ग्लैंड इसके पहले स्टडी किए हुए हैं, नाम सुने थे हम लोग। यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लोकेशन क्या होता है, हर चीज देखेंगे। तो पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो वहां पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ आता है थाइमस। थाइमस भी एक ग्लैंड है जो ये यहां पर प्रेजेंट है हमारा। आवाज आ रहा है क्या बेटा मेरा आप लोगों को? एक बार रिस्पॉन्स करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे या नहीं पा रहे हो। ओके ठीक है। थाइमस जो कि थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या चीज? थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और थाइमोसिन के बाद अब ये क्या होता है, सभी के फंक्शन हम बाद में देखेंगे बेटा। सबसे पहले हमें कौन कौन सी ग्लैंड्स है और कहां पर प्रेजेंट है ये हम लोगों को लर्न करना है। तो अभी के अभी आप लोग मेरे साथ ये सारे ग्लैंड्स के नेम्स और लोकेशन याद कर लो। ठीक है, चलो रिवाइज करते वंस अगेन एक बार। यहां से चालू करेंगे। हमारा ब्रेन, ब्रेन में 3 ग्लैंड प्रेजेंट है। फर्स्ट क्या है, बोलो हेलो मेरे साथ बोलो, ऐसा फील करो। ये ऑनलाइन क्लास नहीं बेटा, ये ऑफलाइन क्लास ही, ऐसा फील करो। बोलो। यहाँ पे फर्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। उसके नीचे में आता है क्या चीज, पिनियल ग्लैंड। पीछे साइड में अरे उल्टा हो गया, हाँ पीछे आता है पिनियल ग्लैंड, नीचे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, थायराइड ग्लैंड। उसके नीचे थाइमस। थायराइड के पीछे पैराथायराइड, हार्ट भी ग्लैंड की तरह काम करता है। फिर हम और नीचे आते हैं तो फिर क्या हो गया, किडनी। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। फिर किडनी खुद एक ग्लैंड की तरह काम करता है। हमारा स्टमक, वहां पे भी एक ग्लैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होती है। लीवर और पेनक्रियाज भी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड है। टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड है। हो गया या कुछ रह गया? किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल, ये ग्लैंड नहीं है बेटा। ठीक है। टेस्टिस, हाँ ओवरी ग्लैंड है, यूटेरस नहीं, ओवरी ग्लैंड है। हाँ यूटेराइन सिक्रेशन भी कुछ होता है, इसलिए उसे ग्लैंड में हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये जो ग्लैंड होती है ये 2 टाइप की होती है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इस ग्लैंड को समझेंगे। तो यदि हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लैंड, ग्लैंड जो है ये 2 टाइप की होती है। ये जो ग्लैंड है ये जो है ये 2 टाइप की होती है। ठीक है। अब 2 टाइप की जो ग्लैंड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो इसमें एक है एक्सोक्राइन। वेरी गुड, गुड बेटा प्राची, गुड रोहिणी। एक्सोक्राइन। और दूसरा जो होता है क्या आएगा, एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इनके कैसे हम इसे डिफरेंस कर सकते हैं, क्या होता है ये कोई बताएगा बेटा? जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे तो वहां पे थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया था, और वहां पे ये कहा था कि ये वाला पार्ट हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा टोटल रिवीजन है। अब तक के जितने भी हार्मोनल फंक्शन और सिस्टम हम लोगों ने जो पढ़े हैं उन सभी का टोटल रिवीजन यहां पर होने वाला है। तो जब टोटल रिवीजन होने वाला है तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी आपको यहाँ पे दे रहा हूं आज। होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको रिवाइज करना है।
और रिवीजन में आप लोगों को क्या रिवाइज करना है? तो रिवीजन में हम लोगों ने डाइजेशन पढ़े थे। तो डाइजेशन में मैंने आप लोगों को हार्मोन वाला पार्ट पढ़ाया था। हार्मोन में मैंने आपको गैस्ट्रीन के बारे में पढ़ाया हूं, याद है? सिक्रेटिन पढ़ाया था। ये आपको पढ़ना जो भी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी रहेगा। फिर डाइजेशन के बाद हम आते हैं ब्रीथिंग में। तो ब्रीथिंग में मैंने जो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म जो आपको ब्रीथिंग का समझाया था। सर्कुलेशन में मैंने आपको हार्मोनल रेगुलेशन समझाया था, याद आ रहा है? सर्कुलेशन जब हमने पढ़े थे तो वहां पे हमने हार्मोनल रेगुलेशन पढ़े थे। एसिटिल कोलिन और एड्रेनलिन हमने देखे थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक देखे थे, याद आ रहा बेटा? एक्सक्रीशन हमने पढ़े थे, तो वहां पे हम लोगों ने एल्डोस्टेरॉन पढ़े थे, रेनिन हमने पढ़े थे, याद आ रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, ओके? एसिटिल कोलिन हमने पढ़े थे, उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या चीज, एड्रेनलिन पढ़े थे, जिसे इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब ये मैं ये नहीं जानता कि कितने बच्चों को ये याद है। ओके, ओके, यस मैम। देखिए बेटा, ऑफिस से एक मैसेज आया है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है रेडमी 9। बेटा आपको मैं अनम्यूट दे रहा हूं, आप कौन हो? रेडमी 9 पावर, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। रेडमी 9, आवाज नहीं आया मुझे आपका बेटा। चैट में नेम लिख के भेजेंगे जल्दी से। रेडमी 9 पावर किसका है, जल्दी रिस्पॉन्स करो। क्लास में नहीं है लगता है बच्चा तो। किक आउट कर दो क्लास से? नहीं, अभी दिख रहा है मेरे पास मैम, दिखाई दे रहा है अभी। लीव नहीं किया है यहाँ पर, किक आउट कर देता हूँ क्लास से। ओके, चलो ठीक है बेटा, कभी भी क्लास ज्वाइन करो तो अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करो। हाँ, तो क्या देखिए हम लोगों ने यहाँ पे, ये आप लोगों के होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर ग्लैंड्स, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसमें डिफरेंस आप लोगों से पूछ रहा था। कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स मिले, जैसे प्राची का एक रिस्पॉन्स आया हुआ है यहाँ पर, प्राची के साथ ही साथ रोहिणी का आंसर मिला है, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, वेरी गुड सोनल। ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एक जिसमें जो सिक्रेशन होता है, तो सिक्रेशन होने के बाद उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है,
तो एक ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो अब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो है, इसमें जो सिक्रेशन जो होगा, क्या चीज, एक तो आ गया यहाँ पे क्या चीज, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड जो कि क्या है, विथ डक्ट होता है। और इस ग्लैंड से जब भी सिक्रेशन होगा तो सिक्रेशन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके सिक्रेशन में कंटेन होते हैं, प्रेजेंट या फिर कंटेन, वो कहलाते हैं क्या चीज, वो कहलाते हैं एंजाइम। तो स्पेशली जितना भी हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसके एग्जांपल्स हम देखें तो जितने भी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, एग्जाम्पल जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसमें डक्ट होती है। अब बोलोगे सर डक्ट कहाँ, हमने तो देखे ही नहीं। हाँ बेटा, यहाँ पे कुछ डक्ट होती है, नाम मैं अभी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि याद रख सकते तो रख लेना, नहीं रख सकते तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे कि एक डक्ट होती है जैसे बार्थोलिन डक्ट कहते हैं, बार्थोलिन डक्ट। एक डक्ट इसमें प्रेजेंट होता है जिसे वार्टन डक्ट कहते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ना हमारी, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड हमने पढ़े थे, तो पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रेशन वही नहीं होता है बेटा, क्योंकि देखो मुझे देखो, पैरोटिड ग्लैंड हमारे पिन्ना के ये यहाँ पर है और सिक्रेशन हमारे यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से एक ऐसी डक्ट आई हुई है, तो ये डक्ट यहाँ से आई है और यहाँ से ऐसा सिक्रेट होता है फिर। तो हाँ, वेरी गुड, स्टेंसन डक्ट होता है, वेरी गुड यार डिम्पल, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे कुछ डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्टेंसन डक्ट। तो ये डक्ट प्रेजेंट है बेटा। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी डक्ट कहां पर प्रेजेंट होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड में हम लोगों ने 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पढ़े थे। ओके, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पढ़े थे, कौन कौन सा था बताइए, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। पैरोटिड ग्लैंड था, फिर उसके बाद सब लिंगुअल था, और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल था। वेरी गुड। तो इसी के साथ साथ क्या होता है, इसी के साथ साथ यहां पर, एक मिनट बेटा, हाँ ये लो, जस्ट वेट। हो गया, चलो जाओ अभी, हाँ जाओ। हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग, ये जो ग्लैंड्स है, वाह यार आप लोगों के आंसर तो मुझे मिले। अनन्या, ये मैंने पढ़ाया था कि आप लोगों के बैच में बेटा, ये वाला, या आपने एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन पढ़े हो। नहीं पढ़ाया, हाँ, डक्ट ऑफ रिविनस, वेरी गुड, डक्ट ऑफ रिविनस भी होता है। हाँ, नीड नहीं है बेटा, इतना नीड नहीं, अच्छा राकेश सर ने पढ़ाए थे, हाँ, तो नीड नहीं है हम लोगों को, बिकॉज अभी आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट जो है नहीं होता है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ओके, क्या चीज, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप सिर्फ नेम याद रख सकते हैं। एक्चुअली ये नेम इसलिए आए क्योंकि ये डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो उस डक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाह रहा हूं। बाकी इसे याद करना चाहो तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाया था कि पैरेट्स, मतलब P4 पैरोट। अब पैरेट्स जो है उसने क्या किया, 100 किया, किसको, मैना को, ठीक है, एंड क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। मतलब इमेजिन करो
इमेजिन करो, इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे लोग इस डक्ट के नेम जानते हैं, बट कौन सा डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है शायद आपको नहीं मालूम होगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो, एक तोता है और एक मैना है। तोता और मैना की कहानी तो सुनी होंगे ना आपने। तो हुआ ये है कि उनके बीच में झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। अब फाइटिंग होने लगी तो अब जो मैना है वो रो रही है, इतना रो रही है, इतना रो रही है कि अब वो जो आंसू नहीं, वो जो सलाइवा है वो निकल रहा है। और सलाइवा इतना निकल रहा है कि एकदम से जैसे बाढ़ आ गई, तो पानी आता ना, पानी पानी चारों तरफ। तो ऐसा इमेजिनेशन है ये। ठीक है, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ठीक है, तो जैसे ही इस पैरोट ने मैना को देखा, तो पैरोट क्या होगा, पैरोट, पैरेट सॉ मैना। ठीक है, अब ये जब रो रही है तो इतना ज्यादा यहाँ पे पानी आया, इतना पानी आया कि यहाँ पे एकदम बाढ़ आने लगी। अब बाढ़ आने लगी तो यहाँ पे ये जो तोता था वो डूबने लगेगा। तो डूबने लगेगा तो उसको भागना पड़ेगा ना। तो पानी का जो फ्लो है कुछ इस तरह से हो रहा है, देखो ये ऐसा पानी का फ्लो ऐसा हो रहा है। तो कहीं ये इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है। तो ये वॉक कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे ट्रिक ऐसा है कि पैरोट सॉ मैना एंड वॉक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो देखो पैरोट सॉ मतलब यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो है वहां पे एस, एस मीन्स क्या होता है, एक्सटेंशन डक्ट। सब मैक्सिलरी जो होता है इसको हम वार्टन डक्ट कहते हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड जो उसे हम डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन डक्ट कहते हैं, रिवेंस। ठीक है, समझे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो बेटा, इसे हम रिविनस कहते हैं। तो ये अब देखो, ये अभी सिर्फ एक एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, नीड नहीं है। डाइजेस्ट होता है तो ये डक्ट के नाम को याद कर लो, नहीं होता है तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको मैंने 2016 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन शेयर किया हूं। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई क्वेश्चन ऐसे दिखे जो बाहर से थे, एनसीईआरटी के नहीं थे, तो टेंशन नहीं लेना। ओके, पेपर कितना भी हार्ड आए, क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, एक बात याद रखना है। मतलब हमें एनसीईआरटी इतने अच्छे से कंप्लीट करना है, इतने अच्छे से पढ़नी है कि पेज नंबर के साथ आपको एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए। समझे। आप 10 अलग अलग बुक पढ़ रहे हो तो छोड़ दो, मॉड्यूल छोड़ दो। अलग अलग आप पब्लिकेशन यूज करते हैं ना, मॉडर्न एबीसीडी, एररलेस, ट्रूमैन, ठीक है, बहुत सारा अरिहंत, सब फॉरगेट अबाउट दैट। कोई जरूरत नहीं है इतना सारा बुक पढ़ने की। एनसीईआरटी पढ़ो और एमटीजी फिंगर टिप को सॉल्व करो, खत्म। और बाकी जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो मैं शेयर करता हूँ ना बेटा, आप लोगों को टेंशन ना लो। देखो अर्थवॉर्म जनरली सिलेबस में नहीं होता है। अर्थवॉर्म देखो 2016 के बाद अर्थवॉर्म सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट क्वेश्चन 2021 में अर्थवॉर्म पे क्वेश्चन आए हैं। इस साल अर्थवॉर्म पे क्वेश्चन आया है। तो मैंने 2016 के बाद ना तो 2017 में, ना तो 18 में, ना तो 19 में, ना तो 2020 में इसमें अर्थवॉर्म नहीं पढ़ाया। बट इस बार बच्चों को मैंने अर्थवॉर्म की प्रैक्टिस कराई थी क्वेश्चन में। बच्चे मुझे ब्लेम कर रहे थे कि सर जब ये सिलेबस में नहीं है तो आप ये क्यों क्वेश्चन दिए। एक स्टूडेंट थे जो रिपीटर में बैठती है, उसने मुझसे ये क्वेश्चन की थी। मैंने बोला बेटा ये पढ़ लो, कुछ बेकार नहीं है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट तो आपको शेयर किया। और इस बार ये क्वेश्चन आ गया। वो बाद में कॉल करके बोलती है सर अच्छा हुआ आपने इसकी प्रैक्टिस करा दिए थे, मैंने तो आपको कही भी थी कि सर ये सिलेबस में नहीं है तो आपने क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस लिए, क्यों दिए टेस्ट में।
यदि मैं आपकी बात नहीं मानती तो ये क्वेश्चन जो है मेरे हाथ से फिसल जाता था। तो बेटा जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जाऊंगा तो किसी टॉपिक में मैं 2% जाऊंगा और किसी टॉपिक में मैं 20% जाऊंगा। तो ये जितना ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये आपके लिए गुरु मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा और इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। इससे के अलावा आपको आपके तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और आप सिर्फ फिंगर टिप सॉल्व करो। एमटीजी की क्वेश्चन बैंक, हाँ बेटा एमटीजी एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एक बुक आता है जिसे एमटीजी फिंगर टिप्स कहते हैं। हाँ एमटीजी फिंगर टिप्स से सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यदि आप चाहते हो थ्योरी पढ़ना तो थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। यदि आपको समझ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि टोटल ये एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए, कुछ बेकार नहीं है। जितना आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड लग रहा है पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ो, एमटीजी पढ़ो, खत्म काम। ये क्लास नोट्स में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं और मैं असाइनमेंट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ एनसीईआरटी बेस्ड ही बेटा, कहीं कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो आप पढ़ सकते हो, बेकार नहीं है। अब ये बताओ, अभी आप लोगों को मैंने पास्ट ईयर एनालिसिस में कहां तक के क्वेश्चन करवा दिया हूं? पास्ट ईयर एनालिसिस में कहां तक पहुंच गए हम लोग? एक्सक्रीशन हो गया था, सर्कुलेशन हो गया था, ओके। तो आज हमारा कौन सा रहेगा? आज हमारा, वेरी गुड। तो आज मैं आपको एक साथ दो क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं। एक आपको लोकोमोशन दूंगा, दूसरा आपको मैं न्यूरल कंट्रोल दूंगा। समझ गया बेटा? इसके साथ साथ एक और काम है आपका। आज मैं आप लोगों से एक 2021 का पेपर शेयर करूंगा और 2021 के पेपर में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चैप्टर के नेम जो अभी आपके हो गए हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, ब्रीथिंग, सारे इसके जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे लिखना है। जैसे 176 है, 142 है, 189 है, ये ऐसा एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आप चैप्टर के नेम और सिर्फ क्वेश्चन के नेम लिख के भेजेंगे मुझे, जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा। और ये कहां तक के रहेगा, अभी आपको समझेगा कुछ को समझेगा, कुछ को नहीं समझेगा। तो ये इतने चैप्टर के आप नंबर जो है ये लिख भेजेंगे मुझे, समझे? तो इसका एक असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेगा 2021 पेपर के नाम पे। ये पेपर पोस्ट होगा, सिर्फ आपको चैप्टर के नेम और क्वेश्चन नंबर इतना ही लिखना है। मैंने ये कहा बेटा कि पेपर 2021 का आपको मैं क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं। इसमें डाइजेशन के जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का नंबर आपको फाइंड करके लिखना है, सर्कुलेशन के क्वेश्चन, लोकोमोशन के क्वेश्चन, इसको सिर्फ फाइंड करके एक सिंगल पेज में हो जाएगा। हाँ चैप्टर नेम, क्वेश्चन नंबर, सिर्फ इतना। और आप आगे चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो, एनसीईआरटी पेज नंबर। इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी पेज नंबर कहां से आया हुआ है। आपका ये एक असाइनमेंट हो गया, उसके साथ दो असाइनमेंट आपको ये वाले मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ असाइनमेंट आपका ये वाला है। फोर्थ असाइनमेंट में ये आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है। अब ये मैंने कहा रिवाइज करना है, तो रिवाइज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सर ने कुछ दिया नहीं तो हम छोड़ के आ जाएंगे। कितना काम हो गया आज का आपका, ये कल तक के सभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 वर्क हो गए आज आपके। ड्यू डेट 2 दिन की दे दूंगा मैं, कल नाइट तक के रहेंगे ड्यू डेट। समझ गए?
जो भी असाइनमेंट आज यदि रात में 9 बजे भी पोस्ट होता है तो उसकी ड्यू डेट दूसरे दिन रात के 11:55 पे रहेगी। यदि आज मैं मॉर्निंग में 12 बजे भी पोस्ट करता हूं असाइनमेंट तो उसका ड्यू डेट कल नाइट में 11:55 रहेगा। ये फिक्स रहेगा हमेशा के लिए, ये याद रखो। बाकी आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, नहीं तो ये डेट फिक्स रहेगी। समझ गए? चलो चालू करें फिर आगे का पोर्शन। आई होप आपको ये सारा टास्क समझ में आ गया होगा। चार कौन कौन से असाइनमेंट है बेटा? असाइनमेंट नंबर 1 लिख लो, पेपर 2021 एनालिसिस। इसको दे दो आप नंबर 1। ये नंबर 2 है जिसको हम पास्ट ईयर एनालिसिस कहेंगे। इसमें 2 है तो ये 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। एक तो लोकोमोशन आ रहा है और न्यूरल कंट्रोल आ रहा है, तो इसको आप 2 और 3 नंबर दे दो। और नंबर 4 जो है आपका वो है रिवीजन। रिवीजन कौन सा? ये जितने भी ये वर्क जो रिवाइज करना है तो ये आपका नंबर 4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से 4 असाइनमेंट है। समझ में आ गया? फिर से नहीं पूछना अब। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम कहा जाएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड पे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के और एग्जांपल आप शेयर करेंगे मुझे? जैसे मैंने आप लोगों को सलाइवरी ग्लैंड समझाया, आप लोग बाकी के एग्जांपल शेयर करो जल्दी से। वेरी गुड आयुष। और भी एग्जांपल बेटा रोहिणी, ये तो अभी मैंने समझाया, इसके अलावा बाकी लोग नहीं जानते? अरे लीवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इतना सारा तो पढ़े यार हम लोग। वेरी गुड रोहिणी। लैक्रिमल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सारी चीजें बेटा। टेस्टिस, हाँ टेस्टिस भी हम कह सकते हैं। हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। और अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड। विदाउट डक्ट वाली जो ग्लैंड होती है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं होता, तो अब क्या इसका सिक्रेशन कैसे होगा? तो ये जब सिक्रेशन इसका होता है तो सिक्रेशन डायरेक्टली, इसका जो सिक्रेशन है वो कहाँ चला जाएगा? हमारे ब्लड में चला जाएगा। तो इसका सिक्रेशन होने के बाद डायरेक्टली ये हमारे ब्लड में चला जाएगा। और जब ये हमारे ब्लड में गया तो ब्लड की हेल्प से ये यहां से पास होगा। तो एक टिश्यू से टारगेट ऑर्गन और सेल्स तक के क्या होगा? ये पास होगा। ठीक है? तो अभी जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ओके, हम एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे कि सपोज ये हमारा यहाँ पर ये स्टमक होता है, यहाँ पर पैनक्रियाज होता है। अच्छा नहीं बना क्या?
उसके बाद यहां पर लीवर होता है। तो पेनक्रियास से लीवर तक के एक डक्ट जाएगी, डक्ट नहीं कहेंगे हम उसे। ब्लड की हेल्प से पेनक्रियास के हार्मोन यदि एंडोक्राइन है तो यहां जाएंगे, और यदि एक्सोक्राइन है तो एक डक्ट आती है यहां पर, ये ऐसी ऐसी दो डक्ट होती है बेटा। पेनक्रियास में दो डक्ट होती है, एक होता है जिसे हम डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, और एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। पढ़े हो क्या? एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, और एक एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट होता है। तो इसमें इसके दो नेम है, एक डक्ट ऑफ विल्सन और एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। और ऊपर से अगेन एक डक्ट आता है इधर से, जो हमारे लीवर के पास से आता है, जो उससे कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे हम इसे? इसे हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये देखो कितने सारी डक्ट है, क्यों हम इसे डक्टलेस और विथ डक्ट ग्लैंड कह रहे हैं, तो याद रखना है बेटा। तो अब एक क्वेश्चन मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में आता है डक्ट ऑफ विल्सन। ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम है, और एसेसरी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। नाम याद रखना बेटा। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डक्ट ऑफ विल्सन मेन है या एसेसरी है, तो बीएमडब्ल्यू याद कर लो। बीएमडब्ल्यू का बी को भूल जाओ, क्योंकि ये पीएमडब्ल्यू है। पीएमडब्ल्यू में पी फोर पेनक्रियाज, एम फोर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और डब्ल्यू फोर डक्ट ऑफ विल्सन। बीएमडब्ल्यू से पीएमडब्ल्यू याद रख सकते हो, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ गए? यदि डाइजेस्ट होता है याद रख सकते हो तो याद कर लो भैया। समझे? तो ये जितना भी है जो डक्ट वाला पार्ट हो गया, ये एक्सोक्राइन में आ रहा है। बट अभी हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन के बारे में समझने वाले थे। हम एंडोक्राइन का इंफॉर्मेशन देख रहे थे, बट ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हमने यहाँ पे कुछ डक्ट के नेम देख लिए। ओके, वापस से हम यहीं पे आते हैं, और यहीं पे जब वापस आएंगे तो हम फिर से ये देखेंगे कि जब पेनक्रियाज से कुछ सिक्रेशन हुआ, तो पेनक्रियाज बेटा ड्यूअल ग्लैंड है ना। पेनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, मिक्स टाइप का होता है। तो पेनक्रियाज में डक्ट रहेगा तो ये डक्ट वाला हो गया, और डक्ट नहीं रहेगा तो इसका सिक्रेशन डायरेक्टली कहां जाएगा? ब्लड में। तो ये रेड कलर से जो लेबल किया हूं मैंने, ये क्या हो गया? ब्लड। तो पेनक्रियाज का सिक्रेशन जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यहां पे ब्लड की हेल्प से पेनक्रियाज का कोई भी सिक्रेशन लीवर तक के गया। ओके, पेनक्रियाज का सिक्रेशन लीवर तक के जाएगा। चलो, तो इसको हम एक न्यू स्लाइड पे देखेंगे, वही बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आपको बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो अभी देखो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा? यहां पर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि सपोज पेनक्रियाज। तो बेटा पेनक्रियाज दो तरीके से काम करता है, एक होता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज और एक होता है एंडोक्राइन पेनक्रियाज। बेटा पेनक्रियाज को डिटेल में मैं आगे चल के समझाने वाला हूं, कौन सा एंडोक्राइन वाला पार्ट। बट अभी एक में आज का जो लेक्चर एक जनरल कंसेप्ट पर बेस्ड है। हम आज सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि हार्मोनल सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो अब पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पेनक्रियाज, जिसमें इसका फंक्शनल यूनिट होता है आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स, और आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स जो होता है
यहाँ पे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होती है। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं अगेन, अभी सिर्फ ऐसे नाम देखो, ठीक है। तो सपोज ये अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, इन्होंने इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट किया। तो ये दोनों भी हार्मोन हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्या करता है ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो अब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जब रेगुलेट करेगा तो रेगुलेट कैसे होगा? तो एक जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा तो दूसरा हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो इंसुलिन हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। कैसे कैसे करेगा, क्या काम होता है यहाँ पर, ये हम लोग देखेंगे अभी। तो यहां पर जो रोल होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं बेटा। तो देखो, जैसे कि सपोज एक हार्मोन जो कि एक ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, जैसे कि सपोज ये पेनक्रियाज है मान लो, ठीक है। अब पेनक्रियाज नहीं, यहां पे एक वन ग्लैंड है, वन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसने सिक्रेट किया एक हार्मोन। अब ये हार्मोन सिक्रेट हुआ तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड, अब सपोज ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू और ये सेल्स था, जहां से एक हार्मोन जो है वो क्या हुआ है, एक हार्मोन यहां से सिक्रेट हो गया है। अब ये जो हार्मोन यहां से सिक्रेट हुआ है, ये हार्मोन डायरेक्टली अब हमारे इस ब्लड में पहुंच गया और इस ब्लड की हेल्प से अभी ये हार्मोन जो भी एक टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू जो है वहां तक के जाएगा। मतलब एक स्पेशल टाइप के जगह से, लोकेशन से सिक्रेट होकर के एक दूसरे जगह पर और लोकेशन पे ये जा रहा है, ओके। तो इस तरह से यहां से ये हार्मोन घूमते 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 डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाएंगे। अब ये हार्मोन जब यहाँ पे गया तो हो सकता है कि इसके लिए बाइंड करने के लिए एक रिसेप्टर होता है ऐसा। ये रिसेप्टर ये तो यहाँ पर होगा तो यहाँ बाइंड करेगा और अंदर होगा तो अंदर बाइंड करेगा। तो ये रिसेप्टर को हम इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हम कह सकते हैं। और जब ये यहाँ पे बाइंड किया तो इसका जो भी फर्दर एक्शन है या स्टिमुलेशन वो वहां पर छोड़ेगा और एक रिस्पॉन्स देगा। वो वहां पे जाने के बाद एक रिस्पॉन्स जो है इस तरह से मिल सकता है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा ऋतिक, अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, अभी सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड किया थोड़ी देर पहले, ये इसका एक इंफॉर्मेशन दिया कि हार्मोन जो है ये एक इंटरसेलुलर मैसेंजर भी हो सकता है। मतलब एक सेल के अंदर में जा करके वो काम करेगा। तो इतने से वर्ड को समझाने के लिए मुझे इतना सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर या इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर दोनों हो सकता है। हार्मोन जो होता है प्राइमरी मैसेंजर होता है, वो यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है। समझा बेटा इतना इंफॉर्मेशन सभी लोगों को? तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग यदि देखें तो फिर हमारे पास
क्या क्या चीज, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज और गोनाड। ये सारे के सारे, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये दोनों तरीके का होता है, बट बाकी सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड गोनाड। गोनाड में आएगा टेस्टिस और ओवरी, मेल फीमेल अलग अलग रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे हो गए क्या चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसमें सबसे पहले हम लोगों को जो स्टडी करना है वो रहेगा हाइपोथैलेमस। क्या आएगा सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग यहां पर जो स्टडी करेंगे हाइपोथैलेमस से शुरुआत करेंगे। तो यहां तक के जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया वो सारा टोटल एक बेसिक कंसेप्ट था। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्स कर दो, इफ यस तो आगे बढ़ेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। लास्ट स्लाइड 1 मिनट दिखाना है, ये वाला बेटा, ड्राइंग वाला या प्रिंटेड वाला? चलो तो बड़े आगे फिर। यार सभी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे का पार्ट, नेक्स्ट पोर्शन। हाइपोथैलेमस से शुरुआत करेंगे बेटा। बेटा हाइपोथैलेमस जो है ये एक तो रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस मेन ग्लैंड है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो कि डायंसिफिलॉन का पार्ट है, आपको याद होगा भी, हम लोगों ने ब्रेन का स्टडी किए हैं, याद है? मतलब हार्मोनल सिस्टम को भी अल्टीमेटली हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो कहां लोकेटेड होता है? बेस ऑफ द थैलेमस में, जिसको हम फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन पढ़े थे, याद आ रहा है? यहां पर ये लोकेटेड होता है। वेरी गुड। अब डायंसिफिलॉन किसका पार्ट है बेटा? डायंसिफिलॉन पार्ट है हमारा प्रोजेंसिफिलॉन का। ओके, तो ये थोड़ा सा एक ब्रेन का रिवीजन हो गया। अब इस रिवीजन में आगे की इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस को यदि हम देखें तो पहली चीज तो यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होती है। याद है मैंने ऐसा कीवर्ड लिखा था, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, जिसको सिंपल टर्म में न्यूक्लियई टर्म दिया हुआ है। वहां पे कहा था मैंने आपको कि ये वाला पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा, और विराज ने कहा था कि इससे बहुत डिटेल है क्या आगे। तो हाइपोथैलेमस बेटा एक तो रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, इतने हार्मोन सिक्रेट करता है। याद है आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखे थे हमने? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है, अनदर टर्म। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां पढ़े थे हम लोगों ने? रिस्पॉन्स कर दो बच्चे लोग जल्दी से। वेरी गुड विराज। क्या करता है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन?
रिस्पॉन्स में क्विकली। यदि कोई बच्चा वॉइस में भी आंसर देना चाहता है तो हैंड रेज करो, आपका माइक में अपने तरफ से एक्सेस दूंगा और फिर आप इसके आंसर दे पाओगे, या चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? नहीं बेटा अर्नव, डाइजेशन नहीं होता है। डायूरेटिक मतलब डाइजेशन, ऐसा हो गया क्या? नहीं। ओके श्रेया, वेरी गुड, वेरी गुड रोहिणी, यू आर करेक्ट, 100% करेक्ट। नो बेटा अर्नव, गुड अनन्या। वेरी गुड, गुड आकांक्षा, पारुल, प्राची सॉरी, वेरी गुड सोनल। किडनी में हमने पढ़े थे, और किडनी में हमने क्या पढ़े थे? ब्लड प्रेशर, वेरी गुड। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगा, वेरी गुड। सॉरी, ग्रेट। चलो, तो ये फंक्शन क्या होता है अगेन हम रिवाइज करेंगे आगे चल के, बट अभी आपको ये याद रखना है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है ना, पार्टोरेशन की प्रोसेस कहते हैं, उसमें इसका रोल होता है। वैसोप्रेसिन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्सक्रीशन में पढ़े हैं, अगेन हम रिवाइज करेंगे आगे आने वाले टाइम में, बट सबसे पहले ये दोनों हार्मोन का रोल क्या होता है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस हम पढ़ रहे हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग का रोल क्या है? हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है ये, एक तो रिलीजिंग और दूसरा इनहिबिटिंग। अब देखो, रिलीजिंग का मतलब ये है कि ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को भैया एक काम कर दो, हाइपोथैलेमस बोलेगा भैया इस काम को रोक दो। मतलब किसी काम को आगे बढ़ाना है और किसी काम को रोकना है। तो अल्टीमेटली देखो, हाइपोथैलेमस जो है ये एक किंग है, और किंग कभी भी खुद से कोई काम नहीं करेगा। राजा कभी भी काम करता है क्या? नहीं। राजा अपने जो मंत्री होते हैं उसको काम दे देता है, किंग खुद काम नहीं करेगा, ये एक बॉस है। ओके, किंग कभी काम नहीं करता, ये बॉस है जो एक जगह पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल कर रहा है। अब ये बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि हमारे बॉडी में एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगा कि भैया एक काम करो, इस काम को मंजूरी दे दो, चलो जाओ, उसको बोल दो ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड आगे की कंट्रोलिंग करेगा। किसी काम को रोकना है तो हाइपोथैलेमस ही उस काम को रोकने के लिए इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा। तो दो टाइप के सिग्नल है, रिलीजिंग मतलब पॉजिटिव सिग्नल होता है, इनहिबिटिंग मतलब नेगेटिव सिग्नल होता है। पॉजिटिव सिग्नल होता है और
एक मिनट बेटा, हाँ सॉरी है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हाइपोथैलेमस की फंक्शंस कौन से रिलीजिंग और कौन से इनहिबिटिंग होते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा, क्लियर हो गया बेटा। रिस्पॉन्स करो, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग का मीनिंग क्या है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको इसी में। ओके, एक एग्जांपल से हम समझेंगे इस पार्ट को। अभी जाओ, क्लास ले रहा हूं ना। हाँ वेरी गुड, जाओ अभी क्लास के बाद जाओ। आएगा आएगा। हाँ हाँ, अभी देखो क्या देख रहे थे हम लोग, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, यहां से एक हार्मोन सिक्रेट हुआ। देखो रिलीजिंग हार्मोन समझा रहा हूं अभी बेटा मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन सिक्रेट किया जिसे कहते हैं GnRH। GnRH का मीनिंग है गोनेडोट्रोपिन्स, और GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। ओके, GnRH ने क्या किया बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया। अब जैसे ही इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया और मैसेज दिया कि भैया काम को आगे बढ़ाना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया जानते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन सिक्रेट किए GnRH के कंट्रोल में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH ये सिक्रेट करता है FSH और LH। अभी आपको बेटा इसके फुल फॉर्म नहीं समझेंगे, बट आगे चल के याद हो जाएंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्टली ये हमारे गोनाड में जाएंगे। गोनाड में मेल गोनाड और फीमेल गोनाड, टेस्टिस और ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी में जाने के बाद इसने क्या किए, सारे पॉजिटिव सिग्नल थे। तो पॉजिटिव सिग्नल होने की वजह से जो फंक्शन परफॉर्म करना था, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारा सिक्रेशन अब हो जाएगा। स्पर्म का प्रोडक्शन, ओवा का प्रोडक्शन, ये सारा हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर एक ऐसा रोल होता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहेंगे हम लोग, रिलीजिंग हार्मोन। जो कहां से सिक्रेट हुआ है बेटा, हाइपोथैलेमस से। वेरी गुड। एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, और एग्जांपल में अभी यहां पर लूंगा, कौन सा ले लूं, चलो एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा वैसे आपको। मतलब यहां पे आपको एक चीज ये समझ में आ गई कि यदि हाइपोथैलेमस चाह रहा है तो कुछ काम होगा, और ये नहीं चाह रहा तो काम रुक जाएगा। अभी इसने पॉजिटिव सिग्नल दिया, यदि इसको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो प्रोसेस आगे होगी क्या, नहीं होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भले कहलाती है, लेकिन वो भी एक बॉस की परमिशन के बिना काम नहीं करेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ गया बेटा, ये वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहां पर ये प्रोसेस होगी। तो अभी अब हम हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज, हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे।
वन बाय वन एक एक जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पर। नेगेटिव वाला बेटा एग्जांपल समझ में आएगा अर्णव, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी नेगेटिव मैंने सिर्फ वहां पे साइन बार बनाया कि हाइपोथैलेमस चाह रहा है तो प्रोसेस हो रही है, नहीं चाह रहा है तो प्रोसेस रुक जा रही है। उसका मैंने एग्जांपल अभी नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी मैं आपको वहां पे दोनों भी चीजें समझा दूंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। और कभी भी याद रखना, हमारा ब्रेन एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन याद रखता है, और उसके साथ हम दूसरी एक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को वहां पे इनपुट करेंगे तो दोनों भी भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी देखना, मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मेरा जो टीचिंग स्टाइल है पढ़ाने का वो दो तरीके से। मैं सबसे पहले नाम पढ़ाता हूं, जब नाम समझ में आएगा तभी आपको काम समझेगा। समझे? तो नाम जान लो, काम बाद में जानना, मेरा ये कहना है। एक ही जगह नाम और काम दोनों जानोगे तो दोनों भूल जाओगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखो, आप यदि अप टू 10th स्टैंडर्ड तक के आप कुछ भी टर्म जो पहले पढ़े हुए हो उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड यहाँ पे आता है और वो मैं आपको समझाता हूं तो आपको याद आता है कि हाँ हमने ये चीज पहले पढ़ी हुई है। और जब आपको जैसे याद आया कि वो नाम आपने पहले पढ़ा हुआ है तो नाम आपको पहले से याद है, तो उसके फंक्शंस और इंटायर टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझेगा और आप उसको इंटरेस्ट लेंगे समझने में। लेकिन कुछ चीजें देखो जो आप कभी पढ़े हुए नहीं हो और यहाँ पे जब आपको आएगा तो आपको उसको समझने में, आपके ब्रेन को ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा ही होता है बेटा। इसलिए नाम पहले जानो, काम दूसरे बार में जानो। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो सिक्रेट करता है, और सिक्रेशन के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एंटेरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आपको ये दिख रहा है, और एक होता है पोस्टेरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या हो गया? स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एग्जाम्पल GnRH, जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, डायरेक्टली सिक्रेट होगा यहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे चल के हमारा फर्दर जो स्टिमुलेशन है टेस्टिस और ओवरी उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आज 10 बच्चे लोग कम है आपके क्लास में, क्यों बेटा? दशहरा मना रहे क्या अभी से? ओके, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन समझ में आ गया। अब इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब ये होता है कि यदि हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हाँ बेटा विराज वेरी गुड, कोई हार्मोन का सिक्रेशन नहीं चाहिए, हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ग्रोथ हार्मोन का, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ग्रोथ हार्मोन का। हाइपोथैलेमस इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया। कैसे एक्टिवेट किया जानते हो? इसने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने GH, GH मीन्स क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किया। देन हमारे बॉडी ग्रोथ जो है ये होने लगी, हमारा बोन्स का मसल्स का ग्रोथ होने लगा। लेकिन जैसे ही एक टाइम के बाद हमारा बॉडी का ग्रोथ सफिशिएंट हो गया,
उस टाइम पे हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट होगा, जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देगा, तो हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। तो ऐसे दोनों भी टाइप के हार्मोन यहां से सिक्रेट होते हैं। तो ये नेगेटिव सिग्नल और ये पॉजिटिव सिग्नल के लिए काम कर रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये वाला जो हार्मोन है इसे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। और इसे हम लोग जो कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रिलीजिंग। रिलीजिंग के लिए एक और टर्म यूज होता है, इसे कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा होता है। थ्योरी पढ़ लो यहां से बेटा, थ्योरी देख लो एक बार। इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब यहां पे जब मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन समझाया, तो इनहिबिटिंग हार्मोन में यहाँ पे कौन सा हार्मोन आ रहा है, उस हार्मोन को कहेंगे सोमेटोस्टेटिन, जो कि क्या है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोकेगा। तो इनहिबिटिंग हार्मोन जो यहां पर आ रहा है कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। ये जो अभी हमने देखे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो होता है बेटा, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, बट पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे स्टोर होता है, जब जरूरत पड़ती है तब रिलीज कर देता है। तो पोस्टीरियर का पार्ट थोड़ा अलग है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक के सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब मुझे ये बताओ, हमारा जो रूल होता है +3 पेज, पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो ना? हाँ, बट बेटा ये चैप्टर में ना मैं आगे पीछे पढ़ाने वाला हूं, तो यहाँ पे +3 पेज का रूल नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका +6 पेज का रूल रहेगा। मतलब इंटायर चैप्टर आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लो सारा कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे आगे पीछे मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस लूंगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस नहीं लेने वाला हूं। पहले इजी और छोटे छोटे ग्लैंड पढ़ सकते हैं हम लोग, या पहले बड़े बड़े जो टफेस्ट ग्लैंड है वो पढ़ सकते हैं। तो इंटायर चैप्टर आप 2 से 3 बार पढ़ लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने कहा पढ़ लो मीन्स पढ़ लेना, बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इसका एक साइंटिफिक रीजन समझाया कि हम पास्ट में कोई चीज पढ़े रहते हैं, और वो कीवर्ड यदि आपको याद है और अभी मैं पढ़ा रहा हूं और वो आपके सामने आता है, तो आपको जल्दी समझेगा और अच्छे से याद होगा। ये साइंटिफिक रीजन है। तो ये +3 पेज और +6 पेज जो बेटा ऐसे ही नहीं कहता हूं मैं, ठीक है? समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो ग्लैंड को हम पढ़ने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये नेक्स्ट, इसमें तो मैं पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट उसके अलावा भी एक्स्ट्रा का आपको जो भी है वो समझाऊंगा। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में अभी यहां पर स्टार्ट नहीं करूंगा। रीजन उसका ये है कि ये बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, और वो बीच में यदि मैंने स्टार्ट किया तो वो एंड नहीं हो पाएगा। तो आप चाहो तो कुछ डाउट्स है तो आप वो मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कुछ रिवीजन लेना है तो रिवीजन ले सकते हो, आज का पढ़ाया हुआ कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। आगे आने वाले 10 मिनट है आपके पास, पूछ लो बेटा। हाँ, रोहिणी का एक डाउट आ रहा था, नर्व इंपल्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रही है रोहिणी को। ओके, शायद रोहिणी ही नहीं, बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको नर्व इंपल्स में प्रॉब्लम होगी। और बेटा ये हर बार का नर्व इंपल्स का टॉपिक मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता ही है।
एक बार में पल्ले नहीं पड़ता है बेटा। वो ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको नर्व इंपल्स में प्रॉब्लम है, हैंड रेज करेंगे जल्दी से। रोहिणी, साक्षी, प्राची, विराज, विभूति, तन्वी, कस्तूरी, मुस्कान, श्रेया, ऋतिक को क्रिस्टल क्लियर हो गया टॉपिक, वेरी गुड। डिम्पल को ईयर में भी प्रॉब्लम है, सोनल की प्रॉब्लम है, सिद्धांत, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है ना। चलो ठीक है, देखो बेटा आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं हूं, ठीक है। डिम्पल को ईयर में प्रॉब्लम है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ईयर में प्रॉब्लम है? अर्णव का क्लियर है टॉपिक बेटा। बाकी पहले तो सभी लोग हैंड लोअर कर लो जल्दी से, क्विकली, पहले हैंड लोअर कर लो सभी लोग, हैंड लोअर कर लो। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको ईयर में प्रॉब्लम आ रहा है? डिम्पल, अर्णव, ऋतिक, 3 बच्चे हैं जिन्हें ईयर में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अब मुझे बेटा आप तीनों भी बच्चों, डिम्पल, अर्णव, ऋतिक, ईयर में पर्टिकुलर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है या सारी चीजें? रोहिणी को मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में प्रॉब्लम है सिर्फ। अपने टॉपिक लिख भेजेंगे बेटा, क्योंकि हमको इसका रिवीजन क्लास भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो वो क्लियर होनी चाहिए। किसी चीज को बीच में छोड़ के नहीं जाना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो चैप्टर और टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। जब तक कि आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा तब तक के हमको समझना है। ईयर वर्किंग नहीं समझा है ऋतिक को, मतलब मैकेनिज्म है ना। अनन्या को भी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, डिम्पल, अर्णव, ऋतिक, आपका क्या प्रॉब्लम है? ऋतिक आपने लिख भेजे, ओके। हाँ, नर्व इंपल्स शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा बेटा, हाँ कल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्णव को दोनों इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ओके ठीक है बेटा। क्लास स्टार्ट होने के पहले आप ये मुझे पहले इन्फॉर्म करते हैं ना, तो हम लोग पहले रिवाइज कर लेते थे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं ट्राई करता हूं आपको वो वाला पार्ट क्लियर करा दूं। मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर दोनों क्लियर हो जाएगा बेटा। मैकेनिज्म समझा तो हर चीज समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी एक चीज देखते हैं, पहले हम लोग हियरिंग देखते बेटा, क्योंकि वो अभी लास्ट लेक्चर में ही हुआ है, और उसके बाद फिर नर्व इंपल्स वाला पार्ट देख लेंगे। ठीक है बेटा। रोहिणी, बाकी लोग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख लेते हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को जानने के लिए ये देखो, हमारा ये ईयर है, पिन्ना, पिन्ना के बाद ये ऑडिटरी मिएटस, ऑडिटरी मिएटस के बाद टिम्पैनम, टिम्पैनम के बाद मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर में एक जो बोन रहता है ऐसा टिम्पैनम से ऐसा कनेक्ट रहता है, जिसे एनविल भी कहते हैं हम लोग, मेडियस भी कहते हैं। फिर एनविल जो है ये कनेक्ट रहेगा इस तरह से दूसरी बोन, इनकस, और इसके बाद एक थर्ड बोन आता है हमारा ये वाला, जो ऐसा। तो देखो, ये जैसे ही साउंड वाइब्रेशन यहां से इधर आया पिन्ना से, ऑडिटरी मीटस से होके इस पे उसने धक्का दिया, धक्का देने की वजह से ईयर ड्रम आगे पीछे हुआ। जब ये आगे पीछे होता है तो मेलियस पे वाइब्रेशन हुआ, इसने इसको धक्का दिया तो ये घुमा, इसने इसको पुश किया तो ये आया। तो जैसे ये पुश करता है तो यहाँ पे ओवल विंडो, ओवल विंडो को ये प्रेशर देता है। ओवल विंडो पे जैसे प्रेशर गया तो ये प्रेशर ऐसा होते हुए हमारे कोक्लियर रीजन है यहाँ पे जाएगा। तो कोक्लियर रीजन का सबसे पहले यहाँ पे पेरिलिम्प होता है, यहाँ पे इंपल्स मतलब पेरिलिम्प जो होता है यहाँ पे वाइब्रेशन जाता है। जैसे पेरिलिम्प पे वाइब्रेशन गया तो ये वाइब्रेशन रेजिनस मेम्ब्रेन पे जाएगा। रेजिनस मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन बीच में जो है एंडोलिम्प होता है, तो ये वाइब्रेशन एंडोलिम्प पे जाएगा। एंडोलिम्प से वाइब्रेशन जो यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उस पे जाएगा, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो हेयर सेल्स होती है जिसे हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं, उसके पास जाके
जब उसको बैंड करता है तो वहां से नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं और वो इंपल्स हमारे ब्रेन तक के पास होते हैं। ऐसा एक मैकेनिज्म यहाँ पर होता है बेटा। इसको मैं एक आपको एनिमेशन से अगेन क्लियर करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या होता है एक्चुअली मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है वो हम देखेंगे और एक एनाटॉमी भी हम लोग देखेंगे जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे क्या क्या होता है ईयर ड्रम और हर एक पार्ट। एक्चुअली वो आपको विजुअलाइज नहीं हो पाया है प्रॉपर वे से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ईयर को एक बार फिर से पढ़ो और पढ़ने के बाद यहां पे आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आप मुझसे पूछो कि पर्टिकुलर इस जगह पे हमको प्रॉब्लम आई है या पर्टिकुलर कहां पे प्रॉब्लम आया है। ओके, चलो एक और एनिमेशन देखेंगे हम लोग। एनिमेशन में देखो, ये मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बता रहा हूँ। कान का पर्दा है, ऐसा मूवमेंट होता है जो, और ये इस तरह से धक्का मार रहा है। जब धक्का मार रहा है तो ऐसे साउंड वेव जो होता है बेटा उसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। ये ऐसा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस यहां पर इस तरह से हो रही है साउंड वेव वाला, ध्यान से देखो। आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा था बेटा। पिन्ना से साउंड आके ऑडिटरी कैनल से होते हुए अंदर गया ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो फर्स्ट बोन होती है हमारी मेलियस, ये वाइब्रेट हुई। मेलियस ने एम आई इनकस, इनकस ने फिर स्टेप्स को वाइब्रेट किया। देखो ये ऐसे कनेक्टेड रहती है बोन, ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे ओवल विंडो है, उसको मार रहा है, ऐसे मारते जाएगा तो ये वाइब्रेशन हमारे कॉक्लियर रीजन पे जाता है। ध्यान से देखो बेटा, ऐसा वाइब्रेशन होता है। अब ये जो कॉक्लियर रीजन पे जब वाइब्रेशन गया तो इस कॉक्लियर को हम सीधा करके देखेंगे। अब ये ऐसा राउंडेड जलेबी के समान है ना, तो उसको हम सीधा करके हम देखेंगे। ये वाइब्रेशन देखो, ये जो बोन होती है स्टेप्स, ठीक है। ये पॉइंट में हमको कुछ याद नहीं रखना है क्या दे रहा है ये, डायरेक्टली हमको कैसे वाइब्रेशन जो है वो सेंड हो रहा है। मतलब ईयर ड्रम पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा था बट यहां से थोड़ा कम वाइब्रेशन जाता है। साउंड का जो फ्रीक्वेंसी वो कम और ज्यादा होती जाती है। देन ये जो कॉक्लियर हम इसको सीधा कर लेते हैं। जस्ट लाइक जब पियानो के समान जो बटन होती है ना, तो उसमें वाइब्रेशन जो होते हैं उससे साउंड जो जनरेट होता है, तो ये कॉक्लियर के अंदर का एक कंप्लीट पार्ट है। तो ये इस तरह से रहता है बेटा उसके अंदर, जब आप देखोगे तो पेरिलिम्ब, एंडोलिम्ब, याद आ रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप पैर रखो, आपने देखे होंगे डिस्को वगैरह में गए होंगे तो वहां पे पैर से आप प्ले करते हो ना साउंड, अलग अलग तरह का म्यूजिक जो प्ले होता है, तो एज इट इज ऐसे ही होता है यहाँ पर भी। ये ऐसा वाइब्रेशन होता है बेटा। ये पेरिलिम्ब है, ये एंडोलिम्ब है, बीच में मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन से होते जब अंदर जाएगा तो ये हमारा सेंसरी हेयर सेल्स होती है, ये ऐसा वाइब्रेट होगा तो इंपल्स जनरेट होंगे, देन वो क्या होगा, पास होगा। तो इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। तो ये इस तरह से जनरेशन होता है। और फिर आप इस तरह से गिटार बजाओ और सुनो, वायलिन बजाओ और सुनो, पियानो बजाओ और सुनो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एक्चुअली प्रोसेस कैसे होती है। इसमें आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा होगा क्या है, प्रोसेस भी समझ में आ रही होंगी कैसे हो रही है। अभी क्लियर हो गया, अभी समझा, वेरी गुड। अब आप एक और एनिमेशन देख लो बेटा जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखो वाइब्रेशन कैसे जा रहा है और हमारे तीनों भी बोन्स जो है कैसे वाइब्रेट कर रही है, दिख रहा है। ईयर ड्रम, MIS,
मेलियस, इनकस स्टेप्स, देन फाइनली कॉक्लिया, ओवल विंडो, कॉक्लिया को सीधा करके देखेंगे, वहां पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें देखते जाओ। और साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पास हो रहा है, ध्यान से समझो, ध्यान से फोकस करो बेटा। अब इस कॉक्लिया को सीधा करके देख लेते हैं कैसे एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस होगा। ये ऐसा, और ये जो है ये हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, दिख रहा है, ये हेयर सेल्स बोलते हैं जिसको। ये ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जब इसको मारेंगी तो इस पे कंपन होगा, वाइब्रेशन। तो ये इधर से जब कुछ मार रहा है ये ऐसा, तो ये एक तार है अंदर, ये ऐसा वाइब्रेट होता है बेटा, समझे। ये हमारा स्टेप्स है, ये कॉक्लिया को मार रहा है, तो मार रहा है तो उसके अंदर ऐसा वाइब्रेशन होता है, जैसे ड्रम को मारते हैं ना, तो होता है कि नहीं, ढोलक वगैरह है, तबला, ये ऐसा वाइब्रेशन होता है। ये ऊपर नीचे जो है, फिर जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा वैसा साउंड उसका फ्रीक्वेंसी आएगा। ऐसी होती है बेटा प्रोसेस। आई होप आपको समझा होगा ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया अभी? अभी ईयर में और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद कल जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपका डाउट लूंगा। कल सबसे पहले आपका डाउट सेशन होगा, डाइजेशन से लेकर के न्यूरल कंट्रोल तक के। नर्व इंपल्स कल हम सबसे पहले मिलेंगे तो हम देखेंगे, ईयर भी पढ़ लो, नर्व इंपल्स भी पढ़ लो, डाइजेशन, ब्रीथिंग, मिक्चुरेशन, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, सारी चीजें पढ़ के आइए बेटा। और किसी के भी कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप लोग एक काम करो, एक काम करता हूं मैं, आज ना मैं आप लोगों का एक डाउट सेशन का लिंक, मतलब डाउट टॉपिक करके मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, रीड कर लो अच्छे से, डाइजेशन से लेकर के न्यूरल तक के पढ़ लो। अभी एक दिन में इतना सारा पढ़ना नहीं होगा और एक दिन में इतने सारे डाउट नहीं निकलेंगे। तो कल मैं आपको नर्व इंपल्स पढ़ाऊंगा, एक दिन में एक चीज हम पढ़ेंगे बेटा। कल मैं आपको नर्व इंपल्स पढ़ाऊंगा, समझे। तो ये जो डाउट के टॉपिक रहेंगे, चैप्टर का नाम और उसमें जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम टॉपिक, चैप्टर का नाम टॉपिक, मैं इसके लिए मैं आपको 2 डेज का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। ये मैं आज लिंक जनरेट करूंगा बट इसका टाइम आपको 2 दिन का मिलेगा। तो डाइजेशन से लेके नर्व इंपल्स तक के जिसके जो डाउट है वो आप चैप्टर वाइज यहां पर पोस्ट कर दोगे, समझ गए। कल क्लास नहीं है तो आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है ना बेटा, 2 डेज का टाइम भी मिल रहा है। जब हम फ्राइडे को मिलेंगे तो फ्राइडे के दिन मैं आपका सबसे पहले डाउट लूंगा, नर्व इंपल्स भी फ्राइडे को ही लूंगा मैं, समझे। तो ये कंप्लीट डाउट, बाद में नहीं कहना कि फिर से डाउट है। इसलिए आप ये सारा पढ़ के जो भी जिसके डाउट रहते हैं डाइजेशन से लेके न्यूरल तक के कंप्लीट कर लो, क्योंकि बेटा इसके बाद में आपका फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टेस्ट लेने वाला हूं। फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टेस्ट होने वाला है आप लोगों का ये चैप्टर होने के बाद। अच्छा हाँ, फ्राइडे को तो छुट्टी है, तो सैटरडे को हम लोग देखेंगे, एक दिन और मिल गया। तो बेटा आपको सैटरडे तक के डाइजेशन से लेकर के न्यूरल कंट्रोल तक के पढ़ने का एक चांस मिल गया है, उसके डाउट पोस्ट करने का चांस मिल गया है। सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो अब तक जितना भी पढ़ाया है मैंने या फिर राकेश सर ने, तो उसमें आपको जो भी डाउट आते हैं वो सारे डाउट सबसे पहले मैं क्लियर कराऊंगा, फिर मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगा, समझे। और इस संडे को मैं कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका एक टेस्ट भी रखूंगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम मिल रहा है आपको। तो इस संडे को कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यूरल कंट्रोल तक के एक टेस्ट रखने वाला हूं मैं। क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहेगा, लेंथी रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन को पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, समझे। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 क्वेश्चन ही दूंगा मैं। तो रेडी हो जाओ बेटा इसके लिए आप लोग। चलो बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास चालू हो गई होंगी, एंड करते हैं फिर वाला क्लास। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर बेटा, हैव अ ग्रेट डे। जाओ नेक्स्ट क्लास में जल्दी से।
हाँ बेटा ऋतिक,